हेलो दोस्तों, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मुगल काल के भाग 2 का वर्णन किया था। इसमें मुगल काल के भाग 3 का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें औरंगजेब का वर्णन है। आइए शुरू करते हैं। औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक चला। अब इसके प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक के बारे में जानते हैं। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, लेकिन उसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने के शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो बेगम, जिसे राबिया बीबी भी कहा जाता था, से हुआ। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरू निस्सा था। औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? मेहरू निस्सा। औरंगजेब को सर्वप्रथम युद्ध का अनुभव ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध हुआ। औरंगजेब 1636 से 1644 ईस्वी एवं 1652 से 1657 ईस्वी तक 2 बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। इसके अतिरिक्त गुजरात, मुल्तान एवं सिंध का गवर्नर भी रहा था। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। किसने? औरंगजेब ने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक के अवसर पर औरंगजेब ने अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण की। नोट में, व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से। औरंगजेब ने जहां आरा औरंगजेब की बहन को सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब ने जहान आरा को शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। अब आइए इसका औरंगजेब का राजनीतिक अभियान। पहला अभियान जो था दक्षिण विजय था। 1656 से 1657 ईस्वी की संधि का उल्लंघन किया जाना, विशेषतः बीजापुर द्वारा 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष न देना दक्षिण विजय का प्रमुख कारण था। बीजापुर द्वारा शिवाजी की मदद और गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद थी। दक्षिण की आर्थिक संपन्नता और इन राज्यों का शिया अनुयायी होना। दक्षिण में औरंगजेब के अभियान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला 1660 से 1681 ईस्वी, जिसमें वह विभिन्न सेनापतियों को भेजता है। 1681 ईस्वी के बाद उसने स्वयं नेतृत्व किया। औरंगजेब ने दक्षिण अभियान के नेतृत्व का क्रम था शाइस्ता खान, जय सिंह, उसके बाद मुअज्जम, बहादुर खान, उसके बाद शाह आलम, उसके बाद स्वयं औरंगजेब था। नेक्स्ट है बीजापुर। 1656 ईस्वी की संधि को पूर्ण न कर पाने के आरोप में जयसिंह के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण किया गया। इस समय तक जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के तहत यह आश्वासन ले लिया था कि शिवाजी मुगलों की सहायता करेगा। 1666 ईस्वी तक जयसिंह का यह अभियान असफल हो गया, क्योंकि गोलकुंडा व मराठों की मदद भी बीजापुर को मिलती रही। इस कारण औरंगजेब जयसिंह से नाखुश हो गया और उसे वापस बुलवा लिया। 1672 से 73 ईस्वी में जब सिकंदर आदिल शाह शासक बना तो उसके समय दरबार 2 गुटों में बट गया, जिसमें एक गुट का नेतृत्व ख्वास खान और दूसरे का बहलोल खान कर रहा था। इस गुटबंदी ने वहां की राजनीतिक एकता को प्रभावित किया।
अंततः 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व किया और बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब से पहले बहादुर खान, दिलेर खान, शाह आलम और शहजादा आजम को भी भेजा गया था। अब आइए गोलकुंडा का अभियान। गोलकुंडा 1678 ईस्वी तक यहाँ अब्दुल्ला कुतुब शाह का शासन था और वह किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहा, किंतु जब अबुल हसन शासक बना तो प्रशासन की वास्तविक जिम्मेदारी दो ब्राह्मण भाइयों मदन्ना और अखन्ना पर थी, जिनका शिवाजी से मित्रवत संबंध था। 1685 ईस्वी में मुअज्जम व खान ए जहां के नेतृत्व में अभियान भेजा गया और 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व संभाला। इस मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 20 हो गई। नेक्स्ट है दक्कन का मराठा अभियान। मराठों की साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया व उनके बढ़ते प्रभुत्व के कारण औरंगजेब ने सर्वप्रथम मराठों पर ही आक्रमण किया, किंतु दक्षिण की परिस्थितियों में उसने यह आकलन कर लिया कि बीजापुर व गोलकुंडा को मिटाए बिना मराठा शक्ति को शिकस्त नहीं दी जा सकती है। तो उसके बाद शिवाजी के नेतृत्व में मराठा मुगल संघर्ष की शुरुआत हुई और पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी से अल्पकालिक समझौता भी हुआ। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कूटनीति की जगह शक्ति का सहारा लिया और शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या करवा दी तथा साहू को गिरफ्तार कर लिया। राजा राम व ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से मराठों ने संघर्ष जारी रखा और इस निरंतर संघर्ष में मुगलों को आशातीत सफलता न मिल सकी। कहा जाता है कि औरंगजेब को दक्षिण अभियानों विशेषतः मराठा ने बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है औरंगजेब कालीन प्रमुख विद्रोह। पहला विद्रोह जाट के विरुद्ध था। औरंगजेब के शासनकाल में तिलपत के जमींदार गोकुल जाट के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह कर दिया। मुगल सेना ने गोकुल को पराजित कर मृत्यु दंड दिया। दूसरा जाट विद्रोह राजा राम जाट के नेतृत्व में किया गया। राजा राम ने मुगल सेनापति की हत्या कर सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे में लूटपाट की। इतिहासकार मनुची के अनुसार राजा राम ने अकबर की हड्डियों को खोदकर जला भी दिया, परंतु 1688 ईस्वी में राजा राम एक युद्ध में परास्त हुआ और मारा गया। तीसरा जाट विद्रोह राजा राम के भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में हुआ, जो दबाया नहीं जा सका क्योंकि औरंगजेब इस समय दक्षिण विस्तार में लगा हुआ था। सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की। नेक्स्ट है बुंदेला विद्रोह। चंपत राय बुंदेला ने 1661 ईस्वी में विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। कालांतर में चंपत राय के छोटे छत्र साल ने पुनः विद्रोह किया। 1705 ईस्वी में औरंगजेब ने उससे संधि कर ली। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना। नेक्स्ट है सतनामी विद्रोह। सतनामी एक कृषक समुदाय के लोग थे। इनका निवास क्षेत्र नारनौल था। इनके विद्रोह का कारण 1672 ईस्वी में एक सैनिक और एक किसान के बीच लड़ाई का मुद्दा बना और इस क्षेत्र में विद्रोह शुरू हो गया, लेकिन मुगल साम्राज्य ने जल्द ही इस विद्रोह को दबा दिया। नेक्स्ट विद्रोह राजपूत विद्रोह हुआ। मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह था। 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। मारवाड़ का कोई आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित न होने के कारण औरंगजेब ने अस्थायी तौर पर मारवाड़ को केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर दिया।
जो आगे विद्रोह का कारण बना। जसवंत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह था, जिसे दुर्गादास मारवाड़ का शासक बनाना चाहता था। अतः दुर्गादास अजीत सिंह और उसकी माता जोधपुर चले गए और वहां जाकर इन्होंने विद्रोह कर दिया। 1679 ईस्वी में विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना मारवाड़ भेजी गई। अंततः मारवाड़ पर मुगलों का पुनः नियंत्रण स्थापित हो गया। इस अभियान के दौरान ही 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं को पर जजिया कर लगाना प्रारंभ कर दिया था। किस अभियान के दौरान जजिया कर लगाना शुरू कर दिया था? तो मारवाड़ के अभियान के दौरान ही औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाना प्रारंभ कर दिया था। अब आइए मेवाड़ के शासक राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता करने के लिए मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी समय औरंगजेब के पुत्र अकबर ने भी विद्रोह कर दिया और राजपूतों के साथ मिलकर औरंगजेब को सत्ता से हटाने का प्रयास किया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं नेतृत्व किया। उसने एक पुत्र के माध्यम से अकबर और राजपूतों के मध्य फूट डाल दी तथा मेवाड़ के शासक जयसिंह के साथ संधि कर ली। बाद में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बना। सिख विद्रोह। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वालों में सिख अंतिम थे। यह उसके काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। सिख विद्रोह प्रमुखतः 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड दिए जाने के बाद प्रारंभ हुआ। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धर्मांध नीतियों का हमेशा विरोध किया। उन्होंने आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया था और सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाने में अपनी भूमिका अदा की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर ली और गुरु ने दक्षिण भारत के युद्धों में उसका साथ दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान तथा रूढ़िवादी शासक था। उसने कुरान शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया। औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। नवरोज जो पारसियों का त्यौहार था उसे राज्य में मनाया जाना बंद कर दिया। सत्ता में बैठते ही औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की पद्धति समाप्त कर दी, क्योंकि इससे सम्राट पूजा की परंपरा विकसित होने लगी थी जो शरीयत के अनुसार गलत थी। औरंगजेब ने दरबारी संगीतकारों और इतिहासकारों को हटा दिया। तुलादान की प्रथा बंद कर दी। राज दरबार में सोने चांदी की वस्तुओं का उपयोग बंद करवा दिया गया। मुहत्सिब अर्थात धर्माधिकारियों की नियुक्ति प्रजा के चरित्र पर निगरानी और उनके कार्यों को देखने के लिए की। मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी लेना बंद कर दिया गया, जबकि हिंदू व्यापारी चुंगी देते थे। नेक्स्ट है 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः प्रारंभ किया गया तथा तीर्थयात्री कर लेना भी प्रारंभ कर दिया गया। औरंगजेब के काल में अनेक हिंदू मंदिर तुड़वाए गए, क्योंकि उसे विश्वास था कि मंदिर षड्यंत्र और राजद्रोही कार्रवाइयों के केंद्र बन चुके हैं। औरंगजेब स्वभाव से अविश्वासी था। वह न तो अपने पदाधिकारियों पर और न ही अपने पुत्रों पर विश्वास करता था। परिणामतः उसे अपने शासन के मुख्य कार्य स्वयं ही करने पड़ते। अब आइए दोस्तों ताजमहल के बारे में जानते हैं। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर इस मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल, जिसे अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता है,
की याद में 1631 से 53 ईस्वी के बीच बनवाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से 1648 के मध्य निर्मित हुआ। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन तैयार किया था, किसका? ताजमहल का। और उस्ताद ईसा खान के निर्देशन में 22 साल काम चला, तब जाकर यह इमारत निर्मित हुई। श्वेत संगमरमर से निर्मित ताजमहल में पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा, यथा डिजाइन और चारवाक शैली में यह हुमायूं के मकबरे से, इस्लामिक सादगी के मामले में यह अकबर के मकबरे से, कब्र डिजाइन के मामले में यह मांडू के होशंग शाह के मकबरे से, संगमरमर एवं पित्रादुरा तकनीक के इस्तेमाल में यह एतमादुद्दौला के मकबरे से, तथा झील में भवन के प्रतिबिंब बनने के मामले में यह सासाराम स्थित शेरशाह के मकबरे से था। ताजमहल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का प्रथम स्मारक है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा, यह अकबर एवं शाहजहां की शैलियों के मध्य एक कड़ी है। इसका निर्माण मलिका ए आलम नूरजहां ने 1626 से 1628 ईस्वी में करवाया था, जो मिर्जा गियास बेग उर्फ एतमादुद्दौला की पुत्री थी। आगरा में यमुना किनारे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीक, जिसे पत्थरों पर जवाहरत जड़ने का काम का इस्तेमाल किया गया। एतमादुद्दौला के मकबरा में नेक्स्ट आइए हुमायूं का मकबरा। 1570 ईस्वी में निर्मित यह इमारत वास्तव में अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम की देन है। इसकी डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गियास बेग ने तैयार किया था। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित तथा चारवाक शैली पर आधारित इस इमारत के दोहरे गुंबद में संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इसी इमारत की डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 1569 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य शुरू हुआ, परंतु यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार 1570 में यह बनकर तैयार हो गया था। अब आइए दोस्तों मुगल कालीन साहित्य के बारे में जानते हैं। बाबर तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी, किसने? बाबर ने। हुमायूं के द्वारा हुमायूंनामा रचना, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, जिसने अकबर के आग्रह पर वह यह पुस्तक को लिखा। इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण है और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। बाबर को विष द्वारा मारे जाने का उल्लेख है। अब आइए दोस्तों अकबरनामा। अकबरनामा यह अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा 7 वर्षों में लिखी गई पुस्तक है, जिसके 3 भाग हैं। प्रथम भाग तैमूर से हुमायूं की मृत्यु तक तथा अकबर के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख है। दूसरे भाग में अकबर के राज्याभिषेक से लेकर शासनकाल के 46वें वर्ष तक का वर्णन है। और तीसरे भाग, यह भाग ही आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और संपूर्ण साम्राज्य का अनूठा सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत किया गया है। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 में अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली व नियमों का उल्लेख है। चौथे प्रकरण में भारत की जलवायु, प्राकृतिक सौंदर्य व सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन है। 5वें भाग में अबुल फजल ने अपनी जीवनी तथा अपने व अकबर की कहावतों का उल्लेख किया है। फैजी
ने भी अकबरनामा नाम से एक पुस्तक लिखी थी। अब आइए जहांगीर। जहांगीर नामा या तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर द्वारा रचित आत्मकथा फारसी में है। कौन? जहांगीर नामा जिस या तुजुक ए जहांगीरी। इसमें 16 वर्षों का इतिहास उसने यानी जहांगीर ने स्वयं लिखा, किंतु इसे पूरा करने में मुतमिद खान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मोहम्मद हादी को भी जहांगीर नामा के लेखन का श्रेय दिया जाता है। मुतमिद खान ने इकबाल नामा ए जहांगीरी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जहांगीर द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन की चर्चा की गई है। अब आइए शाहजहां। पातशाह नामा। वस्तुतः पातशाह नामा शीर्षक के अंतर्गत शाहजहां के शासनकाल का वर्णन 2 भागों में किया गया है। इसे 3 इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। अमीन काजविनी प्रथम 10 वर्षों का वर्णन, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां का दरबारी इतिहासकार जिसने 20 वर्षों की जानकारी दी है। इसके खंड में मनसबदारों की एक सूची भी मिलती है।